नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम रस शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो रस प्रकरण में धातु है उनके बारे में जानेंगे। तो आज जो टॉपिक है वो अपना है लोह धातु, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और लोह धातु है, ये धातु प्रकरण में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बताया है कि लोह है, इसको आयरन या फेरम के नाम से जाना जाता है। इसको संस्कृत में आयस, हिंदी में लोह है, इंग्लिश में आयरन, लैटिन में फेरम के नाम से जानते हैं। इसके पर्याय आयस शस्त्र लोह है, सार लोह है, तीक्ष्णक और आयस, ये इसके पर्याय हैं। लोह दिखने में आपको दिखाई दे रहा है इमेज में। लोह तो सभी ने देखा ही है वैसे। तो ये लोह धातु है। इसकी उत्पत्ति में बताया है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार साक्षात काल मूर्ति यमराज अथवा देवता दानों के युद्ध में लोहासुर दैत्य का अंग कटकर पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ पर लोहे की उत्पत्ति हुई। तो इसमें इम्पोर्टेंट है लोहासुर दैत्य का जो अंग जहाँ जहाँ पे भी गिरा वहाँ पे लोहे की उत्पत्ति हुई। अब लोहे के प्रधान खनिज, तो लोहे के खनिज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है गैरिक, इसको रेड हेमेटाइट Fe2O3 बोलते हैं। नेक्स्ट है कपिल वर्ण का गैरिक, इसको ग्रे हेमेटाइट। थर्ड मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3, प्रोपेमाक्सिक मीन्स आयरन पायराइट, काशीस फेरस सल्फेट, सवर्णमाक्सिक कॉपर पायराइट, विमल आयरन पायराइट। तो ये लोहे के प्रधान खनिज हैं। अभी हम जानेंगे लोहे के भेद। तो रस रत्न समुच्चय में लोहे के 3 भेद माने हैं। फर्स्ट वन है कास्ट आयरन यानी मुंड लोह है, जो श्रेष्ठ बताया है। इसमें मर्दु, कुष्ठ, कंधार, तीक्ष्ण लोह है, खर, सार, हनाल, ये सेकेंड टाइप बताया है। थर्ड बताया है कांत लोह है। अभी जो सेकेंड टाइप है लोह का रस रत्न समुच्चय के अनुसार, ये है तीक्ष्ण लोह है यानी मलिएबल आयरन। तो ये औषध निर्माण के लिए श्रेष्ठतर है। और जो कांत लोह है यानी मैग्नेटिक आयरन है, ये श्रेष्ठतम है औषध निर्माण के लिए। तो इनका भी आगे अलग से पार्ट्स दिए हुए हैं। जैसे कांत लोहे के 3 भेद दिए हैं, तीक्ष्ण लोहे के अलग से भेद दिए हुए हैं। अब हम जानेंगे मर्दुमंड मुंड लोह है। तो मर्दुमुंड लोह है, ये अग्नि पर तपाने से शीघ्र द्रवित हो जाता है, आघात से जल्दी टूटता नहीं और चिकना होता है, यह उत्तम होता है। कुंड मुंड लोह है, यह आयात करने पे बड़ी कठिनाई से फैलता है, यह मध्यम कुंड मुंड लोह होता है। अब है कडार मुंड लोह है, ये आघात से, आयात नहीं है इधर है आघात करने पे ये कठिनाई से फैलता है, कुंड मुंड लोह है। और जो कडार मुंड लोह है, ये आघात करने से बिल्कुल भी नहीं फैलता है, बल्कि फटकर फटा हुआ भाग कृष्ण वर्ण का लगता है, ये अधम होता है। मुंड लोह के सभी भेद उसकी आघात वर्धनीय पे निर्भर करते हैं। तो ये जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके आधार पे इसका भेद बताए हैं। अभी हम जानेंगे तीक्ष्ण लोहे के भेदों के लक्षण। तो एक है खर तीक्ष्ण लोह है, यह कठोर और जिसका तुरंत कटा हुआ भाग पारद के समान चमकदार और झुकने पे टूटने वाला होता है, इसको खर तीक्ष्ण लोह है। सार तीक्ष्ण लोह है, ये वेग से पटकने पर भंगुर धार वाला एवं ओगर के आवास वाला होता है, ये पांडु वर्ण की भूमि से उत्पन्न होता है।
थर्ड है हनाल तीक्ष्ण लोह है, यह कर्षण पांडुरवर्ण एरंड बीज सदृश पोगार वाला एवं तोड़ने में अत्यंत कठिन होता है। फोर्थ वन है तारावट तीक्ष्ण लोह है, इसमें पोगार रोम के समान स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला और भंगूर होता है। फिफ्थ है वाजिर तीक्ष्ण लोह है, इसमें पोगार हीरे सदृश कठोर चमकीला घनी सूक्ष्म रेखाओं से युक्त और श्याम वर्ण युक्त होता है। सिक्स्थ वन है काल तीक्ष्ण लोह है, यह चमकदार नीलकृष्ण वर्ण सौंदर्य अति स्निग्ध गुरु एवं लोहादि की आघात से एकदम टूटता नहीं है। तो तीक्ष्ण लोह के उक्त 6 भेद एक एक करके श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम होते हैं। अब पोगर है, पोगर के अंग छाया और वंग 3 पर्याय हैं। लोहे को तोड़ने पे उसमें भंगूर एवं केशाकृति रचनाएं दिखाई देती है, उन रेखाओं को ही पोगर कहते हैं। तो बार बार दिया हुआ है तो पोगर जो परिभाषा है इसकी। और अभी हम जानेंगे तीक्ष्ण लोहे की परीक्षा। इसके लिए हम काशीस और आंवला दोनों को पीसकर कलक बनाकर इसका लेप तीक्ष्ण लोहे पे करके उसे मांझ कर धोए। इस प्रकार करने पर यदि तीक्ष्ण लोहे में देखने वाले को शीशा समान यानी दर्पणवत अपना अंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो उसे तीक्ष्ण लोहा मानना चाहिए। यह भस्म निर्माण के लिए श्रेष्ठ होता है। कांत लोहे के भेदों के लक्षण। कांत लोहे के भेदों के लक्षण है भ्रामक कांत लोहा होता है, एक चुंबक कांत लोहा होता है जो चुंबक से चिपक जाता है, चुंबक कांत लोहा है। और कांत लोहे के समय लोहे की छोटी छोटी वस्तु ले जाने पर यदि घुमा देता है तो उसे भ्रामक कांत लोहा कहा जाता है। थर्ड है कर्षक कांत लोहा है। फोर्थ है द्रावक कांत लोहा है। फिफ्थ है रोमकांत कांत लोहा है। अब हम जानेंगे लोहे के दोष। तो लोहे में 7 दोष होते हैं। ये भारी होता है, दृढ़ता, उत्क्लेश, गलानी, दाह, अस्मरी, शरीर से दुर्गंध निकलना। तो ये इसके 7 दोष बताए हैं। अब लोहा के शोधन का प्रयोजन। इसका शोधन क्यों जरूरी है? क्योंकि अशुद्ध लोहा के भस्म का सेवन करने पे आयु, बल और कांति का निश्चित रूप से नाश होता है। हृदय में पीड़ा तथा शरीर में शिथिल्य होकर अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। अतः लोहे को भली भांति शोधन करके और मारण करके यूज करना चाहिए। अशुद्ध लोहा का सेवन करने पे हृत पीड़ा, अग्निमांद, रोगी की मृत्यु हो जाती है। नपुंसकता, कुष्ठ, मृत्यु, हृदरोग, शूल, अस्मरी, हलास तथा अन्य विविध रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम लोहे के शोधन, एक सामान्य शोधन है। तो सामान्य शोधन जो धातु का शोधन दिया हुआ है उसी प्रकार से सामान्य शोधन है। अब हम जानेंगे लोहे का विशेष शोधन। तो 16 पल त्रिफला को 8 गुण जल में पकाकर चतुर्थ अंश अवशिष्ट क्वाथ में 5 पल लोहे को रक्त प्राप्त करके 7 बार बुझाने पे लोहे का विशेष शोधन हो जाता है। तो इसमें दिया है कि इसमें त्रिफला को 8 गुण जल में पकाकर और जो 5 पल लोहा है उसका चतुर्थांश अवशिष्ट क्वाथ में रक्त प्राप्त करके 7 बार बुझाने पे लोहे का विशेष शोधन होता है। अभी लोहे के मारण के बारे में जानेंगे। तो शुद्ध लोहे के चूर्ण को 1 दिन गौमूत्र में मर्दन करके टिकिया बनाकर सुखाएं। उसके बाद में सराव संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में पाक करें। इस प्रकार गौमूत्र, त्रिफला क्वाथ, घृत कुमारी रस और पुनर्नवा रस में क्रमशः 3-3 बार मर्दन करके गजपुट की अग्नि में पकाए। तो 13वें पुट में लोहा चूर्ण का 12वां भाग शुद्ध हिंगुल मिलाकर अर्घ सिद्ध की भावना देकर 3 बार अर्ध गजपुट की अग्नि में पकाए। इस प्रकार 15 पुट में लोहे की उत्तम भस्म बन जाती है। तो ये बहुत ही हार्ड होने की वजह से इसमें जो पुटी यंत्र काम में लिया जाता है इसमें 15 पुट दी जाती हैं। अब हम जानेंगे त्रिविध लोह पाक। तो त्रिविध लोह पाक की विधि है, ये है विधि रसेंद्र सारग्रह द्वारा पुट पाक निर्दिष्ट है, जिसमें लोह भस्म निर्माण की प्रक्रिया को 3 उपक्रमों में विभक्त किया है। तो त्रिविध पाक के क्रम में सर्वप्रथम जो है विधि है वो है भानुपाक। तो भानुपाक का मतलब है इस विधि में त्रिफला क्वाथ में लोहा के चूर्ण को तीव्र धूप में सुखाते हैं पहले।
इसलिए इसे भानुपाक कहते हैं। शुद्ध लोहे के सूक्ष्म पत्थरों को उत्कल यंत्र में रखकर एक लोहे की मूसली से कूटकर सूक्ष्म चूर्ण करके अनेक बार त्रिफला जल से प्रक्षालन करें। अब इस लोहा चूर्ण में त्रिफला क्वाथ मिलाकर किसी पात्र में रखकर तीव्र धूप में सुखाए। जब त्रिफला क्वाथ सूख जाए तो उसे पुनः त्रिफला क्वाथ में डालते रहे। इस विधि से 3 से 7 बार त्रिफला क्वाथ डालकर सुखाने से भानुपाक हो जाता है। भानुपाक के लिए लोहा चूर्ण के समान त्रिफला लेकर उसमें द्विगुण जल डालकर चतुर्थांश अवशिष्ट क्वाथ छानकर लेवे। इस प्रकार लोहा चूर्ण को धूप में पाक करने से इसे भानुपाक। अब यह स्थाली पाक। तो भानुपाक से प्राप्त लोहा को चूर्ण त्रिफला क्वाथ में एक स्थाली में डालकर तीव्र अग्नि पर पकाकर सुखाने से स्थाली पाक कहते हैं। इस विधि में लोहा चूर्ण से 3 गुना त्रिफला लेकर 16 गुने जल में पाक करके अष्टमांश क्वाथ छानकर स्थाली पाक के लिए जाता है। त्रिफला क्वाथ के अलावा इस लोहा चूर्ण को शतावरी, भृंगराज, हस्तीकरण, पलाश, मूल, सवरस आदि सम भाग लेकर इनके साथ स्थालीपाल किया जाता है। इसके अलावा दोष विशेष नामक औषधि के सवरस अथवा क्वाथ के साथ भी लोहे का स्थालीपाक किया जाता है। यदि द्रव्य का सवरस न मिले तो उस औषधि के द्रव्य के मध्य या कठिनता को ध्यान में रखकर यथानुक्रम चतुर्गुण, अष्टगुण और षोडश गुण जल डालकर लोहा चूर्ण के समान क्वाथ शेष रखकर स्थालीपाक करे। नेक्स्ट है पुटपाक। स्थालीपाक के बाद लोहा चूर्ण का अनेक औषधियों के सर्विस या सवरस या क्वाथ के साथ मर्दन करके सुखाकर सराव संपुट में रखकर पुट देने की प्रक्रिया को पुटपाक कहते हैं, जो हमने पुट यंत्र में भी जाना था। अब उत्तम लोहा भस्म के जो लक्षण हैं, ये तीक्ष्ण लोहा भस्म, पवक, जम्बूफल, सदर्श वर्ण, वारितर, रेखापूर्ण, निश्चंदर, अपुनर्भव, निरुद्ध, लघु, सूक्ष्म, सलक्षण, मृदु, स्वाद रहित तथा आवामी लक्षण युक्त उत्तम होती है। अश्वमेघ मारित लोहा भस्म के दोष जो बताए हैं, जो अपक लोहा भस्म का सेवन करने पर शरीर में वेदना तो मृत्युकारक होती है, यह शरीर की सुंदरता का नाश करती है और हृदय पीड़ा उत्पन्न करती है। अब हम जानेंगे लोहा भस्म के गुण। यह रस में तिक्त, मधुर, वीर्य में शीत गुण गुरु होती है। यह कर्म में लेखन, नेत्रे, बल्ले, वर्षे, दीपन, वर्णे, मेद्य होती है। यह उदर रोग, कपित्त रोग, विविध व्याधि नाशक, उत्तम क्षयहर, कुष्ठ नाशक, गुलम पलीह, कर्मी, पांडु रोग नाशक, मेदो रोग प्रमेह है, अर्श, सर्जरी, इन सब रोगों का नाश में यूजफुल रहती है। यह हाथ, पेट तथा आंतर में स्थित शाखाश्रित एवं कोष्ठाश्रित पित्त विकार को उसी तरीके से नष्ट करती है जिस प्रकार बादलों के समूह को वायु नष्ट कर देती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोहा भस्म। अब मुंड लोहा भस्म के गुण हैं, ये भी मृदु, कफवात नाशक, शूलहर, आम नाशक होती है। नेक्स्ट है तीक्ष्ण लोहा भस्म के गुणकर्म। यह रस में तिक्त, वीर्य में शीत, विपाक में मधुर, गुण में रुक्ष होती है। यह दीपन, रसायन, बल्य एवं कफ पितर होती है। इसी प्रकार से कांत लोहा भस्म है, ये भी रस में तिक्त, वीर्य में शीत, गुण में स्निग्ध होती है। बल, वीर्य वर्धक, अति रसायन, आयुष्य, प्रमेह, त्रिदोष सामक, शूल, हर्ष, गुलम पलिहा, यकृत से आम, पांडु, उदर आदि रोगों को नष्ट करती है। अब लोहा भस्म की मात्रा 1 से 2 रत्ती तक लेनी चाहिए। इसको त्रिफला, मधु, घी, मक्खन, दूध, शिलाजीत या औषधियों के सवरस, क्वाथ आदि के साथ इसका अनुपान करना चाहिए। अभी दिया है लोहा भस्म सेवन काल में अपत्य, कुष्मांड, तिल, तेल, मांस, राई, मध्य, अमल द्रव्य एवं मसूर का लोहा भस्म सेवन काल में त्याग करना चाहिए। नेक्स्ट लोहा भस्म सेवन जन्य विकार के लिए अगस्त्य पत्र सवरस, भावित विंडक का अगस्त्य सवरस के साथ सेवन करना चाहिए। अब लोहा भस्म से बनने वाली औषधियों के नाम है नवायस लोह है, सप्तामर्त लोह है, धात्री लोह है, पुटपक विषम, जबरांतक लोह है और प्रद्रांतक लोह है। तो ये हमने जाना अभी लोह धातु के बारे में, जो आयुर्वेद में बहुत ही इम्पोर्टेंट और औषधियों बनाने में काम आती है। धन्यवाद।